तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जीके का निचोड़ एवं सामान्य प्रबंधन के 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर हम आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन और देखते हैं आज का क्या हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आपको ये अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है आपका दोस्तों जब भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है आपका इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। विनोबा भावे ने जबलपुर को क्या दी है? संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। अगर आपसे पूछ ले कि जबलपुर क्या है हमारी, तो जबलपुर जो है हमारी है न्यायिक राजधानी है। क्या राजधानी, कौन सी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? और इसी को आचार्य विनोबा भावे ने क्या बोला है? संस्कार राजधानी वाला है। और हमारी जो भोपाल है दोस्तों, भोपाल जो है वो कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। भोपाल कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। और इंदौर कौन सी है? इंदौर जो है हमारी व्यावसायिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, खेल राजधानी है। कौन सी है? इंदौर। क्लियर है दोस्तों। और अपनी सिंगरौली, आप सिंगरौली भी याद रखिएगा। सिंगरौली कौन सी राजधानी है? सिंगरौली कौन सी राजधानी है? ऊर्जा राजधानी है। पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? पचमढ़ी कौन सी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अब मैहर को क्या बोला जाता है? संगीत राजधानी। मैहर जो है उसको क्या बोला जाता है? संगीत राजधानी। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों। तो मैहर कौन सी राजधानी है? अपनी संगीत राजधानी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी अनूपपुर, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी श्योपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनूपपुर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर है। क्लियर दोस्तों। और देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दोस्तों, वो याद रखिएगा आप, कितनी है? 20.35%। कितनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर? 20.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है दोस्तों आपको कौन सा? इंदौर। क्लियर है दोस्तों। कौन सा है अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला? इंदौर। और कितनी परसेंट है इसकी? 32.9%। अगर इसका आपको पूछ ले कितने परसेंट पूछ ले कि वृद्धि दर है तो 32.9%। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो है आपका अनूपपुर। अगर इसको परसेंट में पूछ ले कि कितनी परसेंट है तो 12.3%। कितनी परसेंट है? 12.3%। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु के कारण वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर जाने पर बढ़ता है, मतलब साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से
उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? ऑप्शन ए बड़वानी, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी हरदा, ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, हरदा जिला जो है उसकी सीमा कहाँ से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर सी, हरदा जिला जो है उसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? महाराष्ट्र से नहीं लगती है। क्लियर है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में 9 जिले हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में 9 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। वो जिले कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। कौन कौन? ठीक है दोस्तों, कितने जिलों से लगती है? अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से मिलती है या कितने जिलों को छूती है, तो आप याद रखिएगा कितने जिलों को छूती है? 9 जिलों से मिलती है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाना रखूँ या मैं कुछ चेंजेस करूँ अपने आप पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए स्लिमनाबाद कटनी, ऑप्शन बी तिलवारा घाट जबलपुर, ऑप्शन सी बरसाली बैतूल, ऑप्शन डी लाड़पुरा ओरछा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लाड़पुरा ओरछा। क्लियर है दोस्तों। ओरछा के लाड़पुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? लाड़पुर ओरछा को दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 3। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया था दोस्तों? तो इसको बांटा गया था 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 3 कर दूंगा। कौन कौन से 3 श्रेणी थी? मध्य प्रांत, क्लियर। सेकंड कौन सा था? मध्य भारत, और थर्ड था विंध्य प्रदेश। थर्ड कौन सा है? विंध्य प्रदेश। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है। और जो अपना भोपाल है उसको विंध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया था। किसके रूप में? थर्ड विंध्य प्रदेश के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया है, तथ्य दिए हुए हैं, आपको इसमें विचार करना है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या गलत है। पहला कथन क्या है? निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है आपको? निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। तीसरा क्या है? निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को नहीं बल्कि 2018 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था।
अब ये निवाड़ी जिला जो है वो मध्य प्रदेश कौन सा नंबर का जिला है? 52वां नंबर का। कौन से नंबर का है? 52वां नंबर का जिला है। क्लियर है दोस्तों? 52वें नंबर का जिला कौन सा है? निवाड़ी। जिसे किससे अलग किया गया था? टीकमगढ़ से। किससे अलग करके बनाया गया है? टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया। ठीक है। निवाड़ी जिले में 3 तहसील कौन कौन सी है? निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो अपना सेकेंड वाला तो सही है, पहला वाला हमारा क्या हो गया? गलत। दूसरा सही है। तीसरा क्या बोला है? निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। तो सही बात है, निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था, मतलब हमारा तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया। ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया। ऑप्शन नंबर सी, हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया। ऑप्शन नंबर डी, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको पूरे ऑप्शन बता देता हूँ कि क्या है। जो अलीराजपुर है इस जिले का गठन किससे अलग करके किया गया है? तो इसका याद रखिएगा, झाबुआ जिले से अलग करके किया गया। ठीक है। सिंगरौली जिले का गठन किससे अलग करके? सीधी जिले से, रीवा नहीं बल्कि सीधी जिले से अलग करके किया गया। ठीक है दोस्तों। हरदा जिले का गठन किससे? होशंगाबाद जिले से। किससे? होशंगाबाद जिले से। दोस्तों राइटिंग में मत जाइएगा, होशंगाबाद जिले से। आप पेन कॉपी रख लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपको काम आ सकती है। ठीक है दोस्तों। और जो बड़वानी, तो आपको पता ही है कि बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? जो अपना भोपाल राज्य है उसका भारत संघ में विलय कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1 जून 1949। ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 1999। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी, 1 जून 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 जून 1949। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? 1 जून 1949 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगर आपको पूछ ले कि भोपाल के विलय के समय राज प्रमुख कौन थे, तो याद रखिएगा कि भोपाल के विलय के समय जो राज प्रमुख थे वो थे मोहम्मद हमीदुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्ला। कौन थे? हम मोहम्मद हमीदुल्ला कौन थे? राज प्रमुख थे। कौन थे ये? राज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शहडोल। ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर। ऑप्शन नंबर सी, उमरिया। ऑप्शन नंबर डी, डिंडोरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डिंडोरी। डिंडोरी जो है वो शहडोल संभाग का भाग नहीं है। क्लियर है दोस्तों? शहडोल संभाग का भाग वो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं शहडोल संभाग के बारे में बताया। तो शहडोल संभाग, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शहडोल संभाग का शहडोल में है। ठीक है, शहडोल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? शहडोल में। ठीक। इसका गठन कब किया गया दोस्तों जो शहडोल संभाग का? तो इसका गठन किया गया सन 2008 में। क्लियर है दोस्तों? सन 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। इसमें जिलों, शहडोल संभाग में कितने जिले दोस्तों? तो शहडोल संभाग में याद रखिएगा 3 जिले। कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। क्लियर है दोस्तों? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, क्या न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग भी कौन सा है? शहडोल ही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। प्रारंभ में शहडोल में डिंडोरी जिला भी शामिल था, किंतु 2012 से यह किसका संभाग हो गया है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। डिंडोरी किसके अंतर्गत आता है? डिंडोरी जो आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग के
अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी रीवा। तो दोस्तों याद रखिए, नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग का नाम है। किसका नाम है? होशंगाबाद संभाग का नाम है। अब होशंगाबाद संभाग आया तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। होशंगाबाद संभाग का मुख्यालय कहाँ पे? होशंगाबाद में, ठीक है, जिसका नाम हाल ही में चेंज किया गया। क्या किया गया? नर्मदापुरम किया गया। होशंगाबाद, इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। कितने जिले हैं इसमें? इसमें भी 3 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। कौन कौन से हैं? होशंगाबाद तो है ही, बैतूल है, और कौन सा है? एक है, और एक है हरदा। ये 3 जिले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम कब बदला गया ये पूछ लिया आपको कि इसका नाम नर्मदापुरम कब किया गया, तो सन 2008 में है। 2008 में इसका नाम होशंगाबाद से बदलकर क्या किया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। संभाग का नाम बदला गया कब? 2008 में। और होशंगाबाद शहर का नाम भी बदल दिया गया। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि होशंगाबाद शहर का नाम भी कब बदला गया? 7 फरवरी 2022 को, 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी राजगढ़। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि होशंगाबाद जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये किसका संभाग जिला नहीं है? भोपाल संभाग का जिला नहीं है। होशंगाबाद किसका है? नर्मदापुरम का जिला है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है ना? अब आया है भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में मुख्यालय कहाँ पे? भोपाल में ही है, ठीक है। जिले कुल कितने हैं भोपाल संभाग में? टोटल जिले हैं 5। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ और विदिशा। और एक कौन सा है? विदिशा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? 52वां जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर। 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? सागर। सागर संभाग में मुख्यालय कहाँ पे है? सागर संभाग का मुख्यालय सागर में ही है। कितने जिले हैं सागर संभाग में? तो 6 जिले हैं। याद रखिएगा 6 जिले। कौन कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। क्लियर? निवाड़ी ही जो जिला है, जो निवाड़ी जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? वो आता है सागर संभाग के अंतर्गत। और निवाड़ी जिला हमारा कौन सा जिला है? 52वां जिला है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों याद रखिएगा मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? 10 जिलों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 10 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है। वो कौन कौन से हैं? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए और बाकी जो 6 जिले थे वो छत्तीसगढ़ में शामिल है। और ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो इस समिति का याद रखिएगा बी आर दुबे समिति। कौन सी समिति? बी आर दुबे समिति की सिफारिश पे किया गया था। कौन सी समिति? बी आर दुबे की समिति की सिफारिश पे किया गया था। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए।
मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो गठन के पश्चात, मतलब जब छत्तीसगढ़ गठन हो चुका था उसके पश्चात कितने जिले हैं? तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43। जब 1 नवंबर 1956 में, माफ़ी चाहूँगा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब इन मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, अलग कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग हुआ तो कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 45 जिले। कितने जिले हो गए? 45 जिले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताइए। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 10। बताइए दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 7। कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 7। वो कौन कौन से दोस्तों याद रखिएगा? मध्य भारत का पठार, पहला कौन सा? मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा कौन सा है आपका? याद रखिएगा, मालवा का पठार। ठीक है। तीसरा कौन सा है दोस्तों आपका? तीसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड। चौथा कौन सा है आपका? चौथा है आपका रीवा पन्ना का पठार। पांचवा कौन सा है? सतपुड़ा पर्वतीय पठार। छठवां कौन सा है? नर्मदा घाटी। और सातवां कौन है? बघेलखंड का पठार। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 7। आपको मैंने नाम बता दिया है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी मध्य भारत का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? मालवा का पठार। और कल ही जब मैंने पहली वीडियो डाला था तब आपको मैंने बताया था जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। और इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना कि कहाँ से गुजरती है? मालवा के पठार से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है ना? और कर्क रेखा को मैंने आपको बताया था कि कौन सी नदी दो बार काटती है? तो माही नदी ही कितने बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दिए हैं दोस्तों, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है दोस्तों? पहला दिया है पठार का ढाल उत्तर की ओर है। दूसरा कथन दिया है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। तीसरा कथन इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, केन आदि है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है इसकी ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है। सही बात है, पहला वाला सही हमारा। दूसरा क्या? इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है, ये भी सही है हमारा। इस पठार में
तीसरा कथन दिया है इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? बुंदेलखंड के पठार में। और इस पठार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? धसान, उर्मिल, केन। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में को ही क्या कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को ही सरसों की हांडी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी क्षेत्र कहा जाता है। अब मध्य भारत पठार की बात आई तो मैं बताता हूँ इसकी मुख्य नदी कौन सी है। तो इसकी मुख्य नदी यहाँ पे याद रखिए चंबल। चंबल जो नदी है इसकी प्रमुख नदी है। किसकी? मध्य भारत पठार की। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कछारी और जड़ोड़ मृदा। कौन सी? कछारी और कौन सी? जड़ोड़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी क्षेत्र तो पता ही आपको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य भारत का पठार, ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का पठार, या ऑप्शन नंबर डी रीवा पन्ना का पठार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड का पठार। कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब बघेलखंड पठार की बात आई तो इसके बारे में बताता हूँ। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। और सबसे छोटा पठार भी है। कौन सा है? बघेलखंड पठार। अच्छा, इसमें जो बघेलखंड का पठार है इसमें प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है। सबसे छोटा कौन सा प्रकार पठार है? प्राकृतिक पठार है। कौन सा पठार है? प्राकृतिक पठार है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो एमपीजीके के मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे किसकी? सामान्य प्रबंधन, जो पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 10 क्वेश्चन को। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकूं। यही मेरी इच्छा है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अब सामान्य प्रबंधन की ओर। और सामान्य प्रबंधन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में लेखा मानक, सॉरी दोस्तों ये लेखा है, ठीक है, इसको लिखा नहीं है, लेखा है ये सुधार लीजिएगा इसको, लेखा। भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है नकदी प्रवाह विवरण, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा, ऑप्शन नंबर डी सूची मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में लेखा मानक 1 लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करती है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किस विषय में करती है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण विषय में व्याख्या करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेदन प्रपत्र पर
विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार के नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी कार्य अनुभव, ऑप्शन नंबर सी संदर्भ जांच और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत जानकारी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में ही तो हमको सब कुछ मिलता है, जैसे कि नाम, व्यक्तिगत जानकारी इधर तभी तो हम लिखेंगे कि हमको नाम लिखना रहता है, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति कि आप शादीशुदा है या नहीं है, अनमेरिड है, मेरिड है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी बोला जाएगा व्यक्तिगत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखाकरण का प्राथमिक कार्य खालिस्तान होता है। रेखाकरण का प्राथमिक कार्य खालिस्तान होता है। एक मिनट दोस्तों, वही मुझे लग रहा था दोस्तों कि थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ लिखिएगा दोस्तों रेखाकरण नहीं, लेखाकरण। ये इसको सुधार लीजिएगा, लेखाकरण। ठीक है दोस्तों, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक आंकड़ों का कब्जा, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय लेन देन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वित्तीय लेन देन से संबंधित। तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। प्राथमिक कार्य क्या होता है? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकस्मिक देयताएं खालिस्तान में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए तुलन पत्र, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष की रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी शेयरधारकों के नोटिस, ऑप्शन नंबर डी तुलन पत्र के लिए लिखा पर नोट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। लिखा नहीं होगा तो लेखा होगा, इसको भी सुधार लीजिएगा। लेखा थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, लेखा पर नोट्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। केवल वित्तीयन और निवेश, केवल वित्तीयन और लाभांश, ऑप्शन नंबर सी केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? क्वेश्चन पर सुन लीजिएगा। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मानव संबंध प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी कौशल आधारित प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधन प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा समस्या समाधान प्रशिक्षण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान प्रशिक्षण। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। संयुक्त प्रभावन क्षमता जो है वो खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ऑप्शन नंबर ए इक्विटी पूंजी, ऑप्शन बी ऋण पूंजी, ऑप्शन सी पूंजी संरचना या ऑप्शन नंबर डी ईपीएस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपीएस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी ईपीएस। तो संयुक्त प्रभावन क्षमता ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस, जिसके हिंदी में क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? शेष परीक्षण। शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, चलो पेन का कलर बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी
प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती है। आय एवं व्यय के क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। क्या होता है, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बैंक समाधान विवरण खालिस्तान की सहायता से तैयार किया जाता है। तो एक जो बैंक होता है इसका समाधान विवरण जो है वो खालिस्तान की सहायता से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। ऑप्शन नंबर बी, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। एक बैंक का समाधान विवरण किसके द्वारा की सहायता से तैयार किया जाता है, तो रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वह खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, संबंधन की आवश्यकता। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, जब लोग अपने कार्य में बेहतर, जब हम किसी को कार्य करने देते हैं और उस कार्य में होता है ना कि बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर दे वो, तो हम उसको शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया। उसी प्रकार से वो पूछ रहा है कि जब लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जब उन्हें यहाँ सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वो खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, वो खाते हैं संबंधन प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर कुछ कमियां हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, उसको भी हम सुधारेंगे। अगर आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, हम ऐसी वीडियो डेली पोस्ट करेंगे। आपका प्रोत्साहन हम चाहते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आपका कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, आपका लाइक आपका शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।